everyone, myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। सो आज के क्लास में हम लोग कोई एक अलग से टॉपिक ना स्टार्ट करते हुए आज के क्लास में हम लोग करेंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, यानी कि जिसके अंदर हमें सारे के सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस ऐसे टॉपिक्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक्स जहां से कि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना सबसे ज्यादा है, उन सभी टॉपिक्स को मतलब उन सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन करके और ऐसा एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कोई अपना मॉक लगाते हैं उस टाइप से, फर्क सिर्फ इतना है कि मॉक में हमें सॉल्यूशंस बाद में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशंस हमारे साथ के साथ चलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, है ना। पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। जहां बात आएगी मेथड की वहां क्वेश्चन को मेथड से भी देखेंगे और जहां जिस क्वेश्चन में हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी या फिर किसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शंस की हेल्प से सीधा सॉल्व कर सकते हैं, कहने का मतलब है दोनों चीजों पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, जिसके अंदर की रहेंगे कुछ 10 से 12 हमारे मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली कोई भी क्लास अपलोड हो तो आप लोगों की मिस ना हो, आपको पहले से ही नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, और ये किससे रिलेटेड है, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोला जाता है समय और कार्य। इस वाले टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मतलब इस टॉपिक के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट आता है एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट, जिसको कि अलग से भी किसी किसी बुक में मेंशन कर रखा होता है कि आपका वेजेस वाला कॉन्सेप्ट या वेजेस वाला टॉपिक, वैसे तो अलग से टॉपिक नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, बट किसी किसी बुक में उसको दे देते हैं। सो कहने का मतलब आपका जो एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और बोला क्या है क्वेश्चन ने, फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इसने बोला है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों के द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है, 28 व्यक्तियों के द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है ना। इसके लिए हमें एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता तो भी मैं बता देती हूँ। फॉर्मूला है आपका M1 D1 H1, है ना, बटे में W1 बराबर आता है किसके, M2 D2 और H2 बटे में क्या रहेगा, W2। अब ये सब क्या है, M1 D1 H1, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कुछ नहीं, वैसे तो एक छोटा सा फॉर्मूला है MDH बटे W, बट मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। M का मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, D का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज एंड H स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आवर्स, और जो नीचे W है इसका मतलब होता है आपका टोटल वर्क या फिर वेजेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम इस फॉर्मूले में तो W से वर्क होता है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें वेजेस दे दिया तो उस क्वेश्चन में फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि W का मतलब आपका वेजेस भी होता है और वर्क भी होता है, दोनों वैल्यूज को हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं। चलिए, इसने बोला है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्ति, यानी कि M1 कितना हो गया आपका 42। ठीक है, 42 व्यक्ति 75 दिन का समय लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना काम होता है, एक काम, और उसने बोला है 28 व्यक्तियों के द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा। सो हमने मान लिया यहां से आपका X पोर्शन काम का कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। सोल्व तो बेसिकली कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो एक तरह से आपका कंप्लीट हो ही चुका है, बस यहां से चीजों को थोड़ा सा काट पीट के हमें X की वैल्यू निकालनी है। यहां से अगर मैं काटना चाहूं, 15 पा 75, 15 छिके 90, 6 से जाएगा 7 पे और 7 से कटेगा हमारे पास में कितने पे, 4 पे। ये आएगा हमारे पास में X इस साइड, यहां पर ऑलरेडी 4 है और ये 5 आएगा नीचे, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 4/5। आपका यहां से जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, 4/5, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, पहला ही क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का, और वही इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्यारा सा क्वेश्चन था। करना बेसिकली कुछ नहीं था, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ी सी चीजें हमें आती हो, उसके बाद तो क्वेश्चन को हम लोग उड़ा ही देंगे, है ना। वैसे वाला कॉन्सेप्ट था, वैसे वाला क्वेश्चन था।
इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि आज के क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? आपका जो टॉपिक है नाव और धारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बोट एंड स्ट्रीम। टॉपिक की अगर बात करें तो आपका 50-50 चांसेस रहते हैं, किसी किसी एग्जाम की किसी किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी आता। तो वो वाला टॉपिक नहीं है कि 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, बट चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से भी करना तो बनता है। क्वेश्चन को रीड करो। इसने बोला है स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 4 घंटे में 48 किलोमीटर, है ना, 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ये वाला टॉपिक हिंदी में मोस्टली बच्चों को नहीं समझ आता, एक बार इंग्लिश में और देख लेते हैं। इसने बोला है इन स्टिल वाटर रजनी कैन रो 135 किलोमीटर इन 7.5 hours while she can row 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 hours. What is the speed of the current in किलोमीटर पर आवर? यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, यहां पर तो हमें स्पीड लेनी है, बट ये दे रखा है डिस्टेंस और ये दे रखा है टाइम। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला बनता है हमारे पास में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, है ना। सो मैं अगर यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम करना चाहूँ तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास में 135 किलोमीटर, बटे में टाइम कितना है हमारे पास में 7.5। पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगी 0, इसको काट ले 15 पा 75, 15 से जाएगा 9 पे, है ना, 15 से जाएगा कितने पे, 15 से जाएगा हमारे पास में यहाँ 9 पे, 5 से जाएगा 2 पे, यानी कि आपकी यहां से स्पीड कितनी आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहां से आपकी जो स्पीड है वो कितनी आई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी दे रखी है? स्थिर जल में, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18। और उसके बाद दूसरी क्या कंडीशन बोली है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रखी है, धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेकर के चलते हैं हम लोग, x-5, है ना। इस केस में कितनी दे रखी है हमें, मैम यहां से भी स्पीड बनानी पड़ेगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, टाइम है 4, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यहां से स्पीड कितनी बनेगी हमारे पास में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, यहां से अगर स्पीड बन गई, x की वैल्यू में यहां पर 18 पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमारे पास जो करंट की स्पीड है, धारा की गति है, वो कितनी आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। कितना 2 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता इन दोनों क्वेश्चंस में किसी सिंगल बच्चे का कोई भी डाउट आया होगा। अगर फिर भी अगर दोनों में से किसी, दोनों या फिर आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम यहां से ये चीज हमें नहीं समझ आई, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस सबको जोड़ करके ही लिखना है। लेकिन जोड़ करके ही लिखना होता तो ये क्वेश्चन आपकी इस वाली क्लास में नहीं होता। अगर इस क्लास में एक क्वेश्चन करा रही हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है ना। चीजों को डायरेक्टली प्रॉपर मेथड से तो हम नहीं करने वाले, थोड़ा सा तो हमें चीजों में अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो अब आप लोग आंसर निकालिए, चाहे अपना बेसिक मेथड यूज करो, चाहे किसी भी मेथड से, बस एक बारी आंसर कर दो और उसके बाद फिर मेरा देखो कि कैसे क्वेश्चन को हमें एग्जाम में करना है, अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले तो, ठीक है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, और ये ना आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट जिस क्वेश्चन में जिस डिजिट में दे रखी है, पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या जिसमें है उसको पकड़ लो। जैसे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इस टाइप से बोल रही हूं मैं। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा आएंगे मैम हमारे पास में लास्ट वाले
वाले में है, तो इसका लास्ट वाला पकड़ लो, ये आपके आंसर के लास्ट में आएगा, यानी कि 3 आपके आंसर के लास्ट में आएगा। मैम इसका तो कोई फायदा नहीं है, 3 तो सब में दे रखा है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, इससे जस्ट पहले वाले वैल्यूज को देखो, यहां पर 3 है, ठीक है। अब इससे कम किसमें है, यहां पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 3 है, इससे कम है ये, तो इसका ये पकड़ो और इसका ये पकड़ो, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि आंसर की जो सेकंड लास्ट है उस पर 4 होगा। तो 2 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही नेग्लेक्ट हो गए, बच गए कितने 2 ऑप्शंस। यही स्टेप एक बार फिर से करो, है ना। यहां से कितना उठाएंगे हम लोग, 3 हो चुका, अब इसका उठाएंगे 3, इसको मैं ना किसी और कलर से मेंशन कर देती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। इसका लास्ट का उठाएंगे, कितना आएगा 3 और एक 4 और एक कितना आएगा 5, आंसर के लास्ट थर्ड पर कितना होगा 5 होगा। यहां पर तो 6 दे रखा है, मतलब ये भी कैंसिल। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहां से 125.5543, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बता दो, क्या मेथड अच्छा लगा या फिर नहीं, है ना। मेथड अच्छा लगा या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताओ। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्या करना है, फटाफट से क्लास को लाइक करना है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ सारी चीजें हर एक बच्चे को क्लियर है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट, इसी तरह की ट्रिक्स, इसी तरह की चीजों पर और काम करना है, इसी तरह का कंटेंट और आप लोगों को डिलीवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किससे रिलेटेड है हमारा, HCF एंड LCM से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस ही नहीं बनते, सीधा का सीधा ऑप्शन से ही खत्म करेंगे क्वेश्चन को। कोई मेथड कोई डिफरेंस मेथड हमें तो नहीं आता, हम तो सीधा ऑप्शंस की हेल्प से ही क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ऑप्शंस और दे ही क्यों रखे हैं, है ना। चलिए, इसने बोला है 42, 60 और 72 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। बात आ चुकी है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपकी वो वैल्यू हमें चूज करनी है जो सबसे बड़ी है और इन सभी को पूरा का पूरा भाग करेगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी, ठीक है। अब सबसे बड़े की बात चल रही है तो ऑप्शन में सबसे बड़ा ही पकड़ लो। मैम सबसे बड़ा तो 12 है, 12 से करके देखो, 12 से 42 तो जाएगा ही नहीं, इसको तो साइड में कर दो। इससे छोटा क्या है 6 है, 6 को पकड़ के देखो, 6 7 42, 6 से 10 पे चला जाएगा, 6 से भी हमारे पास में 12 पे जाएगा। इसका मतलब यही आपका आंसर है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है। अगर इससे नहीं आता इन केस तो 6 से छोटा फिर हम 3 से चेक करते, और 3 से भी नहीं आता तो फिर हम 2 से चेक करते। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है, क्योंकि ना डिफरेंस मेथड चलो यहां तो आ जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन जब डिजिट थोड़ी बड़ी हो जाती है ना तो वहां कुछ सोचो, इतना टाइम तो लगता है उनका डिफरेंस लेने में। उसके बाद फिर जो डिफरेंस आया है वही आंसर है, उसका फैक्टर है, वो चीज चूज करो, फिर फैक्टर भी उसका कौन सा है वो चीज चेक करो। बहुत सारी चीजें ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पर। सो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है अपना तो ऑप्शंस को देखेंगे, क्वेश्चन को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को सीधा खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किससे रिलेटेड है आपका, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम जो कि आपका एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट एक बहुत वाइड टॉपिक है। उसी की एक टाइप बनती है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा, है ना। इसने बोला है 16, 24 और 28 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। सबसे पहले चीज को पकड़ लो, क्या पूछा है, सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या। 4 अंक की तो मैम ये सारी की सारी है, लेकिन उसने बोला है सबसे बड़ी। इस चीज को एक बार होल्ड पर रखो, पहले चेक ही कर लेते हैं कि जा कौन रहा है और कौन नहीं जा रहा इन द सेंस डिवाइड कौन हो रहा है, कौन सी वैल्यू है जो कि डिवाइड नहीं होती, ठीक है। चलिए, इसने बोला है 16, 24 और 28।
28। अब मुझे इनका डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पता कि 28 का क्या है, 24 का क्या है, बट मुझे एक चीज पता है कि मैं इनको स्प्लिट कर सकती हूँ, इनको तोड़ सकती हूँ, इनके फैक्टर्स बना सकती हूँ। तो बस उसी के बिहाफ पर हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर 24 है, 24 का मतलब हो गया 8 गुना 3, है ना। इसका मतलब वो संख्या 8 से भी पूरी की पूरी भाग जाएगी और 3 से भी पूरी की पूरी भाग जाएगी। 8 का केस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है, पहले 3 को ही पकड़ लेंगे। 3 से चेक करो, 9 9 चला जाएगा, 4 और 1 5, ये 3 से जाएगा ही नहीं, इसको तो साइड में कर दो। ठीक है, 6 जाएगा, 9 जाएगा, 7 और 4 11, ये भी 3 से नहीं जाएगा, इसको भी साइड में कर दो। ये देखो 4 4 8, 8 और 7 15, ये चला जाएगा 3 से, इसको साइड में रखो। यहां देखो 9 जाएगा, 6 जाएगा, 8 और 4 12, ये भी डिजिट आपकी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब दो ऑप्शंस को तो हमने बड़ी ही आसानी से हटा दिया। बचे कितने हैं आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस। अब क्या करना है? अब वापस से आओ, और क्या क्या बोल रखा था इसने? 16 है, यानी कि 4 से, 4 का तो कोई फायदा है ही नहीं, सारी ही डिजिट जाएंगी। लेकिन एक और नहीं बोलते, हुकुम का इक्का बच रखा है अपने पास में, वो है 28। 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4। 4 तो कोई काम का नहीं है, 4 से तो दोनों ही बचे हुए ऑप्शंस कंप्लीटली डिविजिबल हैं, लेकिन वो हुकुम का इक्का जो है वो अपने पास 7 बच रखा है। तो 7 से चेक कर लो, 7 से यहां पर करेंगे, इसको करेंगे 7 एकम 7, 2 7 तिया 21, 6 7 3 63, 7 दूनी 14, ये तो जाएगा। इसको करके देखो, यहां से जाएगा 7 चौक 28 और यहां से जाएगा 7 से, ये तो जाएगा ही नहीं, है ना। 7 3 63 होता है, 64 तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका आंसर नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी भी 7 ने आउट कर दिया। जब 7 की बारी आई बोलिंग करने की तो उसने ऑप्शन नंबर डी को आउट कर दिया। बचा क्या है आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब एक डाउट आया होगा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि मान लो मैम इस केस में ऐसे बनता कि हमारा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सारी की सारी डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है। 28 से करके देख लेते, 24 का केस, 16 का सबसे चेक कर लेते। दो ऑप्शंस ऐसे बच गए जो कि सारे डिजिट से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें पकड़ना है इस बॉक्स वाली चीज को। इसने बोला है सबसे बड़ी, फिर उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है। जो बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या नहीं, क्या करना है, सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना और उसके बाद फिर फटाफट से आंसर करके बताओ कि हाँ हमारा राइट आंसर क्या आएगा, है ना। इसने बोला है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है यानी कि आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस एक छोटे से डिजिट्स है वो हमें याद रखनी है। जिस किसी के भी लास्ट में या फिर मैं लिख दूं लास्ट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यूनिट डिजिट, है ना। जिस किसी के भी लास्ट में या फिर यूनिट डिजिट पर आपका 2 3 स्लैश डाल के लिख देती हूँ, है ना। आपका कितना कितना आ जाए, 2 आए या फिर 3 आए या फिर 7 हो या फिर 8 हो या फिर आपका सिंगल जीरो हो। सिंगल जीरो का मतलब अनपेयर्ड जीरो हो, तो उस केस में आपके पास में वो कंप्लीट स्क्वायर या फिर बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हुई चीजें? अब बस इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लास्ट में मैम 1 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 है ये भी बन सकता है, 6 है ये भी बन सकता है, लेकिन यहां पर 3 है और अभी अभी बताया 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आप लोगों का क्या है? राइट आंसर होगा इस केस में, क्योंकि वही इकलौता ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस इस चीज को आप लोग याद रख लेना कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसके लास्ट में क्या क्या डिजिट नहीं होनी चाहिए। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। तो हम लोग चलते हैं हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 किससे रिलेटेड है? आपका रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा ही इजी सा, बड़ा ही प्यारा सा। बहुत सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
कि मैम बिना पेन उठाए हम सीधा मल्टीपल ढूंढ के आंसर कर सकते हैं। अगर किसी का ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाली थ्योरी है, तो ठीक है, मैं भी वेट कर रही हूँ। मल्टीपल ढूंढो और आंसर करो कितना आएगा, है ना। और फिर मल्टीपल से जब नहीं आंसर आएगा, फिर मेथड से कैसे करना है वो चीज भी फिर हम लोग साथ में मिलकर के ही देखेंगे। इसने बोला है यदि 264 को इस रेशो में विभाजित करना है, ठीक है, तो छोटे भाग का मान क्या है। तो जो पहले के टाइम पर अगर ये क्वेश्चन होता तो ऑप्शंस नहीं, इतने अच्छे खासे ऑप्शंस नहीं आते थे, लल्लू टाइप के क्वेश्चंस आते थे, सीधा ऑप्शंस आते थे, ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व कर देते थे। जैसे इसने छोटा भाग पूछा है, हमारे अकॉर्डिंग यानी कि रेशो के अकॉर्डिंग छोटा भाग कितना है 13, तो हम सीधा 13 का मल्टीपल ढूंढ लेते। लेकिन इस केस में तो सारे के सारे ही हमें 13 के मल्टीपल दे रखे हैं, यानी कि जिसके भी ये थ्योरी होती है कि मैम रेशियो के क्वेश्चंस को तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से खत्म कर देंगे, आपकी थ्योरी तो कैंसिल हो चुकी है ना। इसका मतलब इसको मेथड से ही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, यहां से 44, हमारे अकॉर्डिंग यहां से जो रेशियो है इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, यहां से 44 बनेगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 264 है। इसको काटेंगे 11 से 4 पे, ये जाएगा 11 दूनी 22 और 4, ये जाएगा हमारे पास में 4 से कितने पे, 6 पे, यानी कि आपकी जो एक यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। और जो भी पूछ रखा है अब उसकी वैल्यू निकाल दो। बड़े वाला भाग पूछ रखा होता तो हम करते 31 गुना 6, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है छोटे वाला भाग, यानी कि आप लोग करेंगे 13 गुना 6। आंसर कितना आएगा यहां से राइट आंसर कितना आएगा हमारे पास में 78, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम अभी तक के साथ क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को क्लियर है। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा, किससे रिलेटेड है, आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही दो तरीके बनते हैं, एक तो अपना वही बच्चों की तरह करते रहे, P इंटू R इंटू T बटे 100 करके खेलते रहे चीजों में, या फिर एक अपना थोड़ा सा चीजों को स्मार्टली करें, है ना। फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसने बोला है इतने पर, यानी कि ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, कितना दे रखा है 5 वर्षों का, ये आपका हो गया टाइम, 16% वार्षिक दर, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूले से बता देती हूँ, सिंपली करो, SI बराबर है P इंटू R इंटू T बटे 100, सारे वैल्यूज को यहां पर पुट करो, आपके पास में सीधा का सीधा आंसर आएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में चीजों को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना। इसने बोला है 16% वार्षिक दर, वार्षिक मतलब पूरे वर्ष की, एक साल की, एक वर्ष की 16% की दर है, तो आपकी 5 वर्ष की कितनी हो गई मैम, एक वर्ष की 16 है तो एक वर्ष की 16 है तो 5 वर्ष की आपकी सीधी सीधी 80% होगी, यानी कि आपको बेसिकली 990 का कितना निकालना है, 80% निकालना है। आंसर आपका सामने होगा, है ना, आंसर आपका यहां से सामने होगा 9 8 72, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में 792, है ना। आंसर कितना बनेगा यहां से आपके पास में इस तरीके से 792, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। आई होप चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे आंसर आया, है ना। इसी सीरीज में चलते हैं हमारा आज का, यानी कि आज के क्लास का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 किससे रिलेटेड है, लाभ और हानि से रिलेटेड, यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से इसको रीड करो और फिर फटाफट से आंसर करिए, कितना आएगा। इसने बोला है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है ना। इसने बोला है यहां पर विचार
विचाराधीन वस्तु, मतलब जिसका इसने डिस्कशन किया है उस वस्तु का क्रम नहीं, क्रय आएगा ये, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, यानी कि हमें सीपी निकालना है। कंफ्यूजन तो बहुत होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलो करना क्या है, इसने क्या दे रखा है, अंतर, लेकिन ये अंतर किसमें है, रुपए में, यानी कि हमें जो परसेंट दे रखी है उसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। चीजें क्लियर हुई। जो इसने क्वेश्चन ने अंतर दे रखा है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, हमें रुपए के फॉर्मेट में, यानी कि जो परसेंटेज है उसको भी हम अंतर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे ताकि चीजों को हम थोड़ा सा इक्वेट कर सके और हमारा आंसर आ सके। अब कंफ्यूजन है कि मैम ये तो लाभ है और ये हानि है, इनके बीच का अंतर कैसे निकालें। डायरेक्ट बता देती हूँ, डायरेक्ट याद रख लो, जब भी हमें दो अपोजिट सिंबल्स दे रखे हो और उनके बीच का हमें हमेशा अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो। अपोजिट सिंबल्स का मतलब एक चीज आपको पॉजिटिव में दे रखी हो, एक चीज नेगेटिव में दे रखी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग यही ले सकते हैं, एक का हमें प्रॉफिट दे रखा है, दूसरी साइड का लॉस दे रखा है, और उन दोनों का अंतर निकालने का बोल दे तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके दोनों को आप लोग जोड़ दो, वही हमारा अंतर होगा। यानी कि इस केस में अगर मैं अंतर निकालूं तो आपको 23 और 9 को जोड़ना पड़ेगा। यहां से कितना आएगा आपके पास में 32, है ना। 23 और 9, 23 और 9, 23 और 10 कितना होता है 33, एक कम कर दो कितना आएगा 32%, है ना। हमारे अकॉर्डिंग कितना है 32%। और क्वेश्चन ने कितना अंतर दे रखा है 928, और पूछा है क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हम सबको पता है कितना होता है 100%। क्रय मूल्य का मतलब कितनी वैल्यू होती है हमारे पास में 100%, इसकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। बस चीजों को रख दो यहां से। जब मैं 1% की वैल्यू निकालूंगी तो 928/32, और निकालनी कितनी है यहां से हमें 100% की वैल्यू, यानी कि इनटू में 100, बस इतना ही करना है, आंसर बिल्कुल हमारे सामने होगा। यहां से चीजों को थोड़ा सा काटेंगे पीटेंगे, है ना। अगर मैं यहां से 4 से कर लूं सीधा, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर जाएगा 2 पे, 4 से कटेगा 4 5 20, और कितना 4 8 32। आंसर कितना आएगा यहां से आप लोगों का 5800, यानी कि क्या पूछ रखा था, एक बार फिर से देखो, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर, 23 और 10, 33 में से एक कम 32, इनका अंतर है 928। यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 928 बटे में कितना करेंगे 32, इंटू में कितना 100। इसको काटा है हमने कितने से, 4 से, तो 8 पे जाएगा ना, 4 से तो 32 को काट रहे तो 8 पे जाएगा। यहां से क्या करेंगे 4 8 32, और ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 पे, फिर जाएगा ये हमारे पास में 4 से गया है 58, 4 दूनी 8, यहां से और काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, और 2 आएंगे हमारे पास में 0, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा 2900, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर है। चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं, एक बार फटाफट से बता दो, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, है ना। आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन को देखो एक बारी। इसने बोला है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट, यानी कि हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। एक डिस्काउंट है 20% का और दूसरा है 15% का। तो खिलौने का बिक्री मूल्य, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टाइप है और उसका इतना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सो फटाफट से आंसर करते हैं। कहां से स्टार्ट करें, देखो अंकित मूल्य कितना है 2100, तो इसको लिख दिया, है ना। इस पर पहली छूट हमें दी गई है, कितने की है 20% की, यानी कि इसके 80% पर वस्तु बिकी है। यही तो करते ना, जो छूट है उसको छोड़ दो, जो छूट है उसको 100 में से घटा दो, बची हुई वैल्यू हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। पहली छूट 20 की है, दूसरी छूट 15 की है, यानी कि इसके 85% पर वस्तु बिकी होगी,
यहां तक मुझे लगता है हर एक बच्चे को चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी काटापीटी करनी है और सीधा हमारे पास में आंसर आएगा। यहां से देखो 2 जीरो से, तो 2 जीरो साइड में करो, 1 से ये कैंसिल, 2 से जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 से जाएगा 17 पे। अब आंसर कैसे निकाले, सबके लास्ट में अलग अलग है, यानी कि इकाई के अंक से हमारी बात बन सकती है, इकाई का जो हमारा यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है उससे आंसर बन सकता है। कैसे, 7 चौक 28, 8 का 1 से करेंगे, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 होगा। ऐसा तो मैम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जिसके कि यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के अंक पर 8 दे रखा है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो 100% ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आई थिंक आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो मेरा मानना है कि 10 के 10 क्वेश्चंस हर एक बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे, इतना मैं मान करके क्लास में चलती हूँ। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज हमें नहीं समझ आई, हम लोग उस वाली चीज को किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक्स कराई हैं, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हुई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना है, और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बहन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो उसको थोड़ी सी हेल्प मिले। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।